पत्री सर से मिला तो मेरे को सबसे पहले तो ये था कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक ऑर्डिनरी बॉडी, क्योंकि जब हम अपने एक टीचर को सोचते हैं, किसी गुरु को सोचते हैं, तो हमें क्या लगता है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होगा। पर वो अपने आचरण से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, पर अपने शारीरिक रूप से बड़े ऑर्डिनरी थे, हम जैसे दिखने वाले ना। कोई वो नहीं कि कुछ भगवे कपड़े पहने हैं या कुछ ऐसा है। तो बड़ा सिंप्लिसिटी का जो ईजीनेस है, कि ऐसा नहीं है कि सर को अप्रोच करना बहुत मुश्किल है। अप्रोचेबिलिटी सर के प्रति बहुत थी, और कि आप सर से कुछ पूछना चाहते हो, बात करना चाहते हो। तो हालांकि मेरे पास प्रश्न कभी ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मुझे पता था कि सर कहेंगे ध्यान करो, तो वो मैंने अपने अंदर बिठा लिया था कि प्रश्नों का उत्तर अपने अंदर ध्यान से आ सकता है। तो जब वो संतुष्टि वाले स्वरूप को ढूंढने की जो इच्छा थी ना, जो क्रेविंग थी कि मुझे संतुष्ट बनना, सेटिस्फाइड, कंटेंट बनना है, तो वो कैसे बने? उसको अगर आपको उसकी तरफ पहुंचना है तो फिर आपको अपने जो लेयर्स बनी हुई हैं, जो इमोशंस बने हुए हैं, जो बिलीफ सिस्टम बना है, उसको तोड़ना है। तो बस उसी से ही मुझे लगता है कि यही प्रश्न मेरा सर से हमेशा रहता था। इसी ताक में मैं वहाँ पे गया कि मुझे अपने आप को जानना। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः एक बार हितेश वशिष्ठ जी से उनकी आत्मा की यात्रा के बारे में जानेंगे। किस प्रकार जीवन में संकल्प शक्ति से और ध्यान के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने सुंदरम स्पीक्स, एक बहुत सुंदर पुस्तक है, वो लिखी है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो आज हम उनका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्कार सर। थैंक यू। नमस्कार अरुणा जी, मेरा सौभाग्य। थैंक यू। हितेश जी, जैसा कि हमने जाना कि आप डॉक्टर न्यूटन के पास गए और उन्होंने आप बहुत सी थेरेपीज करवाई और आपने उसको किया भी पूरे मन से, तो आपके जीवन में उसका क्या प्रभाव है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। जी, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर न्यूटन से मिला कैसे, क्योंकि पत्री सर से अपनी मुलाकात थी। तो मुझे याद है कि 11 नवंबर 2011 जब पत्री सर का जन्मदिन होता है, तो उस दिन मैं ध्यान कर रहा था, और ध्यान में मुझे एक विजन आई कि पत्री सर सामने हैं। और जब वो सामने हैं तो मतलब कि उन्होंने मुझे कहा कि कुछ मांगो। तो मैंने मतलब कि मेरे को लगा कि जैसे मैं उनको कह रहा हूँ कि बर्थडे तो आपका है, आप मुझे दे रहे हो। तो पर उन्होंने कहा कि नहीं, तुम कुछ मांगो। तो मैंने कुछ भी नहीं मांगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कदम इस तरफ लिया और पीछे से मैंने डॉक्टर न्यूटन को चलते हुए देखा, और उन्होंने मेरा हाथ उनके हाथ में दे दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि डॉक्टर न्यूटन से मुझे मिलना चाहिए। तब तक मैं उनको सिर्फ फेसबुक पे एक तरह से फ्रेंड्स थे हम, तब मेरे को इतना पता नहीं था उनके बारे में। पर जब मैं ये ड्रीम आया तो फिर मैंने डॉक्टर न्यूटन से मिलने का सोचा। तो सर भी उस समय में मार्च 2011 में दिल्ली आ रहे थे, तो मैं इंडिया हैबिटेट सेंटर में उनसे मिलने के लिए गया, और मेरी फर्स्ट मुलाकात सर से वॉशरूम में हुई। तो किसी क्लास में नहीं हुई, पर वो वॉशरूम में मुझे मिले, और उन्होंने मुझे कहा कि वी आर फ्रेंड्स ऑन द फेसबुक। तो जब उन्होंने ऐसा कहा कि हम डॉक्टर न्यूटन ने कहा, तो जब उन्होंने मुझे ये कहा तो मुझे लगा कि इनके पास तो इतने सारे फ्रेंड्स नेटवर्क में होंगे, तो इनको मेरा ऐसे कैसे एकदम से याद रहा। तो उस दिन से मेरा कहीं ना कहीं उनसे कनेक्शन बनने लगा। तो मैंने फिर पास्ट लाइफ की डॉक्टर न्यूटन के साथ ट्रेनिंग ली। तो एक सेशन के अंदर मैंने अपने आप को तक्षशिला में एज अ स्टूडेंट पाया। तो मेरे को बाद में पता चला कि न्यूटन सर की भी एक लाइफ टाइम तक्षशिला में रह चुकी है, और मुझे हमेशा से लगता था कि उनके साथ जो मेरा कनेक्शन है वो यहाँ से नहीं है, थोड़ा दूर से, कहीं दूर से पीछे से आ रहा है।
तो वो एफिनिटी मेरे को फर्स्ट टाइम में ही, जैसे पत्री सर से मिलने पे हुई, वही एफिनिटी मेरे को डॉक्टर न्यूटन से भी मिलने पे वो लगी कि हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं। तो वो वहाँ से फिर मेरा सर के साथ, डॉक्टर न्यूटन के साथ चलना शुरू हुआ, और वहाँ से मैंने थेरेपीज़ करी। शुभांगी और मैंने दोनों ने इकट्ठे ट्रेनिंग ली बहुत सारी थेरेपीज़ के साथ, और ट्रेनिंग करते करते सबसे पहले अपने आप पे काम करा। जैसे अपने अस्थमा के बारे में मैंने आपको बताया, अब ध्यान के साथ साथ अपने बिलीफ सिस्टम्स को क्लीन करना, वो मैंने उसको सीखा और ध्यान लगाया उसके साथ। तो क्या हुआ, फिर वो धीरे धीरे क्लीन होने लगा। फिर मेरी एक फ़िज़िकल स्टेट में माइग्रेन था, वो भी धीरे धीरे क्लीन हो गया। और साथ में जो इमोशनल टर्मोइल अंदर चलता था कि हम अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते थे, अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते, तो वो भी कहीं ना कहीं एक स्थिरता की स्थिति में आने लगा, और अपने आप ही ठहराव बनने लगा। क्योंकि आप अपने आप को, जैसे रेफ्रिजरेटर में जहाँ पे वो जो बर्फ़ जमती है, अगर आप उसे साफ़ नहीं करोगे तो उसकी दीवारों पे बर्फ़ लगी रह जाएगी, पर जैसे ही आप डिफ्रॉस्ट बटन दबाओगे तो वो पानी पिघल के सब नीचे आ जाएगा। तो ऐसे ही मुझे लगा कि हमारे ऊपर भी बहुत सारी विकारों की, जो जिसे कहते हैं बर्फ़ जमी हुई है, पर डिफ्रॉस्ट बटन दबाने का मतलब है कि ध्यान करना, अपने आप को जानना, अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स को जानना, अपने बिलीफ सिस्टम्स को जानना, क्या लिमिटिंग है क्या नॉन लिमिटिंग है, इस चीज़ को जानना। तो वो डिफ्रॉस्ट बटन जब और मैंने न्यूटन सर के साथ दबाया, तो क्या हुआ कि मेरे अंदर जो वो विकार थे अपने आप पिघलने लगे, जिसका आपको पता भी नहीं था। जी, तो वो अपने आप ही एक नेचुरल प्योरिटी और लाइटनेस की स्टेट अपने आप आने लगी। तो इस प्रकार से सर के साथ मेरा शुरू हुआ, और लक्ष्मी मैम के साथ शुरू हुआ। मुझे याद है फर्स्ट वर्कशॉप में जब मैं जाने लगा था, लक्ष्मी मैम मुझे देख के बोली, सी यू नेक्स्ट टाइम। तो मुझे लगा कि ऐसे क्यों कह रही है नेक्स्ट टाइम, तो पर तब बाद में समझ आया कि ये नेक्स्ट टाइम अब हमेशा के लिए, अब निरंतर है, अब यहाँ से कभी वापस ये दौर चलता रहेगा। और सर मैम के पास जितना जैसे सीखते हैं, सर से मिलते हैं, मैम से मिलते हैं, मुझे लगता है कि वो भी अपने आप में एक समंदर है कि जितना आप बटोर सकते हो, जितना सीख सकते हो, उनसे हम सीख सकते हैं। और टीचर से ज़रूरी नहीं है कि हम केवल क्लास में सीखें, क्लास के बाहर मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा सीख पाते हैं। और यही मुझे पत्री सर, डॉक्टर न्यूटन, लक्ष्मी मैम, इन सब में लगता है, और लगता है कि ये मेरे अपने हैं, मेरा परिवार है। मुझे ऐसी फीलिंग आती है उनके साथ। जैसा कि आपने अभी बोला कि आप सीखते हैं, कोई भी डॉक्टर न्यूटन से सीखा, पत्री सर से सीखा, तो क्या कभी कुछ ऐसा इंस्टेंस भी आपकी लाइफ में आया जब आपने अपने आप से सीखा? देखिए, टीचर तो एक माध्यम है आपको अपने अंदर, आपका जो बीज है उसको थोड़ा सा जानने का, कि आपके अंदर अपना जो आत्मज्ञान का बीज है वो बाहर नहीं है, आपको आपके अंदर ही मिलेगा। तो वो गुरु क्या है, गुरु एक दिशा है जो आपको बाहर से भीतर की ओर लेकर जाती है। तो उन्होंने मुझे बाहर सल्यूशन देखने की बजाय अपने अंदर सल्यूशन देखने के लिए प्रेरित किया। और फिर क्या हुआ, जब आप अपने साथ निरंतर बैठना शुरू करते हैं, अपने आप मनन चिंतन करते हैं, तो क्या होता है, आपकी आत्मा अपने आप ही खुद से बोलने लगती है। आपके अंदर ज्ञान खुद ब खुद अपने तरीके से थोड़ा थोड़ा करके खुद ब खुद खुलने लगता है। और जब ज्ञान खुलता है तो क्या होता है, ज्ञान को अपनाने की शक्ति भी खुलती है कि आप उसे अपने जीवन में कैसे अपना रहे हो। अगर ज्ञान कहता है कि पेशेंट रहो, तो पेशेंट जीवन में कैसे रहना, उसकी शक्ति भी देता है। दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड लेके चलता है, आपको ज्ञान भी देता है और शक्ति भी देता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हम ध्यान करें जी। और अपने अंदर की जो शक्ति है, जिसका हमने आवरण डाल दिया है किसी भी चीज़ों के, जो हमें बचपन से मिले, समाज से मिले, तो वो हमारे ध्यान के माध्यम से ही उभर कर, उसी शक्ति के माध्यम से हमारी आत्मा को पूरी तरह से जागृत करते हैं। जैसे पत्री जी हमेशा बोलते हैं कि ये अपने अंदर पूरा रखिए कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। जब मैं आत्मा हूँ तो तभी मुझे आत्मा के बारे में ज्ञान मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके इन जो भी आपके जीवन में घटा,
उससे यही समझ आती है जी कि आत्मा को जानिए, जी आत्मा की शक्ति को जानिए, जी और वो शक्ति अपना रास्ता, ज्ञान और शक्ति दोनों अपने आप देती चली जाएगी। जी जी बहुत अच्छा। जी। और मैं अपने जीवन को अगर देखूं तो मुझे लगता है कि जब हम किसी सिचुएशन में, लाइफ की किसी सिचुएशन में अटक जाते हैं, हम उसके अंदर इम्परफेक्शन देखते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ, हमें किसी ने कुछ कह दिया, या मैं किसी चीज़ में असफलता को चखा मैंने, तो हमें लगता है हमारे साथ गलत हुआ। तो यही हमारी शिकायत बन जाती है। पर अगर हम उस शिकायत को ना करके ट्रस्ट रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि जो हुआ है ठीक हुआ है, आप देखेंगे कुछ समय बाद जब आप अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको वो लगेगा कि ये बिल्कुल सही हुआ। हाँ, जो आज की परिस्थिति है और पास्ट में जो हुआ था वो बिल्कुल बिल्कुल सही हुआ। सही था। उसे वैसा ही रहना चाहिए था, बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि उसी से उभर कर आप अपने आप को जान पाए। अगर हमारे जीवन में संघर्ष ना आता, अगर मेरे जीवन में अस्थमा ना आता, अगर मेरे जीवन में कोई और परेशानी ना आती, वो डिफ़िकल्टीज़ ना आती चाइल्डहुड की, तो मैं अपनी आत्मा के नज़दीक नहीं पहुंचता। मैं अपने आप को जानने का प्रयास भी नहीं करता, क्योंकि सब कुछ ठीक था। तो अगर हमें खुद को जानना है तो क्या होता है, हम अपने लिए ही, जैसे मैंने अपने लिए वो संघर्ष चुने, आपने, हम सब ने वो संघर्ष चुने हैं। फिर एक समय आता है कि वो संघर्ष नहीं लगता, क्योंकि अब हम जीवन को एक समान भाव से देखने लग गए हैं, क्योंकि हम ये नहीं ढूंढते कि मेरे को केवल खुशी मिले। खुशी, दुख रहना वो एक अवस्था है जीवन की, पर हम अवस्था से ऊपर हैं, ये आप जानने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि जीवन उस वहीं पे जीना है कि आप दोनों के प्रति एक समान रहें, और इसी को ही मैं अपने जीवन में जीने का प्रयास करता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ छोड़ के केवल अपने साथ रहना है या हिमालय पर बैठ जाना है, ऐसा नहीं है। ध्यान भी करना है, साथ में ध्यान को अपने जीवन में भी लाना है, अपने परिवार में जीना है, अपने लोगों के साथ जीना, उनसे कटना नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम अध्यात्म में बढ़ जाते हैं, आपके आसपास के लोग नहीं बढ़ते हैं, आप क्या करते हैं, आप उनसे अपना कन्नी काटने लग जाते हैं, आप उनसे अलग होने लगते हैं। पर ऐसा नहीं, हमें ध्यान मिला ही इसलिए है कि कमल खिला ही इसलिए है क्योंकि वो कीचड़ में आना चाहिए, उसको कीचड़ से ही उभरना चाहिए। अगर वो परिवार नहीं होगा तो आप भी नहीं होंगे, नहीं हो सकते, तो आप सीख भी नहीं सकते, सीख भी नहीं सकते। आपके अपोजिशन है ही नहीं कुछ भी, तो सीखोगे क्या? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बेहतर करने के लिए आपको यहाँ पे आए हैं। जैसा कि आपने बोला है कि सुख और दुख, ये सब हमारी मन की परिस्थितियाँ। जी जी, बेसिकली जीवन में ना सुख है ना दुख है, ना सुखी जीवन है ना दुखी जीवन है, जीवन तो जीवन है, जीवन है। ना अच्छा विचार है ना बुरा विचार है, विचार तो विचार है, विचार तो विचार है। क्योंकि ध्यान में भी हम अटकने लग जाते हैं, अरे ये अच्छा विचार है, ये बुरा विचार है, इसको नहीं सोचना, ये मेरी तरफ आ जाएगा। उसको विचार है, विचार की तरह ही आने दे, जाने दे, आप उसके प्रति जजमेंट ना रखें। और यही मैं जीवन में कोशिश करते हैं हम, कि जज नहीं करना, ना खुद को ना किसी को, केवल फ्लो होने देना, क्योंकि हर कोई व्यक्ति, मैं आप, जीवन की हर चीज़, हर परिस्थिति उस आत्मीय स्वरूप का ही दर्शन है। बहुत अच्छा है। हमने जो जीवन आपने समझा और सीखा, बहुत कुछ शिक्षाएं हैं उसमें जीवन में चलने के लिए। जैसा कि आपने ये सभी थेरेपी सीखी और फिर आपने अपनी नौकरी भी छोड़ दी जी, तो नौकरी छोड़ के आपको सेटिस्फेक्शन मिली, जैसा कि आप चाह रहे थे कि मुझे अभी इसमें कुछ नहीं मिल रहा, नौकरी में मैंने कुछ और करना है, तो फिर आगे की यात्रा और समझेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि उसके बाद जॉब का अपना एक ग्राउंड था मेरी लाइफ में, उसका एक अपना योगदान था, क्योंकि मुझे वहाँ भी कुछ सीखना था। और जब हम सीख के उसको आगे बढ़े तो क्या होता है, अब जहाँ पे उसके बाद मैंने जब जॉब के बाद आगे बढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ ये नहीं होती कि आप एक फिजिकल स्तर पर बढ़ रहे हो, आपके पास कितना धन है, आपके परिवार में सब खुश हैं, या आप
क्या आप कर रहे हो। असली ग्रोथ क्या होती है, आप अपने से कितने कनेक्शन में हो। क्योंकि जब आप अपने से कनेक्शन में होते हो तो सृष्टि की सारी शक्तियाँ आपके लिए काम करती हैं, आपको जो चाहिए वो आपके सामने लाती हैं। खुशी भी परिवार में बढ़ती है, तंदुरुस्ती भी परिवार में बढ़ती है, जो पूर्णता का एक स्वाद है वो आप चख पाते हैं, कुछ कमी नहीं लगती है, क्योंकि जीवन पूर्णता का ही नाम है। आप भी पूर्ण है, जीवन भी पूर्ण है। तो ये मुझे फिर अपने आप को जॉब के बाद मुझे ये जीने का मौका मिला, और मैं इसी में ही अपने आप को थोड़ा धीरे धीरे और आगे लेकर जा रहा हूँ। जैसा कि कहा जाता है, और आपने जितना कुछ हमें बताया, हमें समझ आ रही है कि हर आदमी के पीछे एक नारी शक्ति होती है। तो आपके जीवन में भी आपकी नारी शक्ति आपके साथ पहले से भी थी, तीनों ही नारी शक्तियाँ आपके साथ हैं। आपकी माँ भी थी, आपकी दीदी भी थी, और अब आपकी पत्नी भी है। बिल्कुल। तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपको इनका योगदान कैसा लगा। तो शुभांगी का योगदान मैं कहूँगा कि जो मैं कहता, शुभांगी उसको हमेशा हाँ कहती, कभी ये नहीं कि ये नहीं, ऐसे नहीं। जैसे मैंने उस समय में जॉब भी छोड़ी, उसकी अपनी इच्छाएं होंगी क्योंकि हम नए शादी किए हैं, पर उसने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि ऐसा क्यों। मैंने अपना समय लिया, मैंने अपनी जॉब को शिफ्ट भी किया, अपने जो मेरे दिल की आवाज़ थी उसको सुना, उसने हमेशा मेरा साथ दिया। तो मुझे लगता है कि वो साथ, किसी का जब हम साथ दे पाते हैं तभी हम सही मायने में साथी बन पाते हैं। जीवन साथी का मतलब ही साथी का यही है। मतलब ही यही है। तो वो पूरी तरह से मुझे लगता है कि अब मुझे ये नहीं लगता कि वो कोई और है, मुझे लगता है कि वो मेरा ही एक हिस्सा है। तो कोई भी बात मैं उससे कर सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। और ये भी नहीं है कि हम कहें कि ये उसका काम है, ये मेरा काम है। हम जो भी काम करते हैं इकट्ठे मिलकर ये कोशिश करते हैं कि उसको खुशी खुशी करें, मज़े से करें। जैसे मेरे को ड्राइविंग आती है, मैं ड्राइव करता हूँ, पर मैं रास्तों में इतना अच्छा नहीं हूँ, मेरे को रास्ते याद नहीं रहते। पर शुभांगी का उल्टा है, शुभांगी रास्तों में बहुत अच्छी है। तो हमारी एक संधि है इस चीज़ में कि मैं ड्राइव करूँगा और तुम रास्ता बताना। तो आई थिंक ये हमारे जीवन का भी एक, मैं कह सकता हूँ कि कुछ हमारा एस्पेक्ट बताती है कि हमें चलना है, वो गाइड कर रहा है, वो बता रहा है, कोई आपका मित्र है, कोई साथी है, आप उसे ध्यान से सुनो। तो इसी से ही हम फिर क्योंकि सबका अपना अपना रोल है, अगर आप सबको अपना अपना रोल, किरदार निभाने देंगे तो हम सब ही पूर्णता की तरफ फ्रीडम देनी चाहिए, सबको फ्रीडम देनी चाहिए। बिल्कुल। जीवन साथी का मतलब ही यही है जी। कि वो आपके साथ मिलकर चल रहा है, आप उसके साथ मिलकर चल रहे हो। जी। और इसके साथ साथ हमारे डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं। हाँ, वो भी ज़रूरी है। पर डिसएग्रीमेंट में ये नहीं है कि हम बड़े अलग हो जाते हैं या एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ गिराने लगते हैं या पास्ट में अतीत को दोहराने, कंप्लेंट करने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम एक अवेयरनेस की स्टेट में एक दूसरे को समय देते हैं और बड़ी पेशेंटली एक दूसरे के साथ बात कर विन विन सिचुएशन क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। तो आई थिंक वो हमारे लिए काम भी करता है, क्योंकि जब कोई अगर ऐसा डिसएग्रीमेंट हो उसके बाद हमारा रिश्ता और स्ट्रांग हो जाता है और हम एक दूसरे को बेहतर जानने लगते हैं। हमारे लिसनिंग की भी जो हैबिट है वो अपोजिशन के साथ ही बढ़ती है। हाँ जी, बिल्कुल सही। जब हम किसी को सुन रहे हैं और उसको समय देते हैं, उसको समझते हैं, तो उससे और बेहतर हमारी ज़िंदगी बन जाती है। और पेशेंस तो जैसे आप में है, शुभांगी में भी है, तो दोनों ही एक दूसरे का सपोर्टर बन जाते हैं। जी बिल्कुल। हितेश जी, हमने बहुत बार सुना है आपकी, पहले भी हमने आवाज़ सुनी और अभी सुनते हैं, उसमें एक बहुत आकर्षण है उस आवाज़ में। तो इसका क्या राज है? राज तो मैं ऐसा नहीं कह सकता, पर मेरे जीवन का एक ऐसा इंसिडेंट था जिससे मैं आपको शेयर कर सकता हूँ कि वो मेरी आवाज़ से रिलेटेड है कुछ ना कुछ। तो मैं 11th क्लास में था, तो मेरी दीदी का उस दिन जन्मदिन था। तो मेरी सिस्टर के काफ़ी सारे फ्रेंड्स आए हुए थे और वो अपना
पार्टी वगैरह कर रहे थे और मैं और मेरा कज़न हम खेल रहे थे। और खेलते खेलते जैसे लड़के लोग करते हैं, एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और थोड़ा इधर लगाया, कुछ उधर दिया। तो उसने मस्ती मस्ती में मेरा गला दबाया, ये जो एडम्स एप्पल है इसको दबा दिया। और जब उसने दबाया तो उसने पूरा इतना अच्छे से दबाया कि वो पूरा पीछे की तरफ चला गया। और जब उसने पूरा पीछे की तरफ दबाया तो जैसे शरीर से बाहर निकलने का एहसास होता है, तो वो वैक्यूम की फीलिंग मुझे आई कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया और मैं कि अपने शरीर से बाहर हूँ। और मैंने अपने आप को फिर ऊपर से देखा कि हमारी एक गोदरेज की अलमीरा थी, कि मैं गोदरेज की अलमीरा के ऊपर बैठा हूँ और मेरा वो शरीर वहाँ पे पड़ा है और मेरा भाई साथ में खड़ा है। वो मेरे को देख रहा है कि इसको क्या हो गया एकदम से। तो वो भी क्योंकि हैरान हो गया उस चीज़ में। जब वो मैंने उस चीज़ को देखा तो उस समय मेरे को आवाज़ आई कि तुम्हें वापस जाना है, गो बैक। तो जब मैं वापस गया शरीर में तो उस समय फिर मेरे को थोड़ी थोड़ी कॉन्शियसनेस आई। तो उस इंसिडेंट से पहले क्या था, मेरे को टॉन्सिलाइटिस थे और मेरे पेरेंट्स को सब कहते थे, डॉक्टर्स वगैरह, कि इसको आपको ठीक करवाना पड़ेगा, ऑपरेट कराना पड़ेगा, क्योंकि इसको नहीं तो आगे जाके और भी ज़्यादा पेन रहेगी। और मेरी आवाज़ बिल्कुल दबी दबी थी, जैसे गला बैठ जाता है, वो मेरी नॉर्मल आवाज़ थी। तो वो नॉर्मली मैं वैसे ही बोलता था। पर उस इंसिडेंट के बाद मेरे को एक दिन मैं बोला नहीं, क्योंकि मेरे गले में आवाज़ ही नहीं थी उस दिन। पर जब आवाज़ आई तो वो थोड़ी बदल चुकी थी, उसमें एक डिफरेंस था। और मेरे को लगता है कि वो इंसिडेंट के बाद मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस में भी अंतर आया। जो नियर डेथ एक्सपीरियंस मैंने किया कि अपने आप को आउट ऑफ बॉडी जाकर देखकर फिर से वापस जीवन में आना। और क्योंकि मैं उससे पहले थोड़ा शाय था, मैं कभी भी ओपन अरीना में बोलता नहीं था। मेरे को लगता था कि मैं कहाँ किसी प्लेटफॉर्म पे पब्लिक स्पीकिंग कर सकता हूँ। जैसे स्कूल में कोई स्पीच होती थी, डिबेट होती थी, मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, कभी बोलने का तो काम किया ही नहीं। पर उसके बाद मेरे अंदर भी एक अंतर आया कि मुझे जैसे किसी ने बोलना नहीं सिखाया, मतलब कि वो उसके बाद वो अपने आप ही मुझे होने लग गया कि मुझे बोलना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग करनी चाहिए। तो आई थिंक वो एक, मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा रीज़न रहा वो इंसिडेंट, जिसके कारण मेरी आवाज़ में भी शिफ्ट आया। और आज आप आराम से क्लासेस कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी जो पूरी अभी तक की जो जर्नी हमने समझी कि कुछ भी जीवन में हो रहा है वो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। जी, अब चाहे उन्होंने गला खेलते खेलते दबाया, बिल्कुल बिल्कुल परंतु उसके पीछे का कारण आप ही समझ पा रहे हैं बिल्कुल कि आज आपको बोलना भी सिखा दिया जी जी, और आप बिल्कुल समाज में आराम से बात जी कर सकते हैं। जी जी तो ये भी जो प्रूवन चीज हो गई जी कि हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा है जी, उसके पीछे कुछ ना कुछ राज है। अर्थ है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। बहुत अच्छी ज्ञान ये हमें मिला कि हमें हर जो भी कुछ आ रहा है उसको स्वीकार करके समझ के पेशेंसली उसको हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि PSSM का एक प्रिंसिपल है स्वाध्याय। जी तो आपने क्या बुक्स पढ़ी? जी जी, बिल्कुल। मेरी सबसे पहली किताब थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय परमहंस योगानंद। तो ये पुस्तक भी मेरे जीवन में बड़े डिफरेंट तरीके से आई। और जब मैं MBA के लिए प्रिपेयर कर रहा था, कैट एग्ज़ाम दे रहा था, तो हमारा एक सेक्शन होता है जिसके अंदर आपकी इंग्लिश यूसेज, वर्बल एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपको टफ वर्ड्स के मीनिंग्स पूछे जाएंगे। तो हमारे टीचर ने, जो ट्यूटर थे वहाँ पे, उन्होंने हमें रेकमेंड करा कि आप ये बुक पढ़ो। उन्होंने 4-5-6 बुक्स बताई कि इनमें से कोई भी बुक लेके पढ़ना शुरू करो, क्योंकि उससे आपकी वोकेबलरी बनेगी। अब मैंने जब वो बुक्स देखी तो ये बुक के ऊपर मैंने देखा कि किसी योगी की फ़ोटो बनी हुई है, तो उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, क्योंकि मुझे लगा कि पढ़ाई तो हम इंग्लिश कर रहे हैं और ये बुक क्यों रेकमेंड की गई है, मुझे वो रीज़न नहीं समझ आया। पर फिर मैंने उसी बुक को उठाया और उसको पढ़ना शुरू किया। तब मैंने उस बुक को एक इंग्लिश के नज़रिए से पढ़ा, क्योंकि
परमहंस योगानंद ने बहुत सुंदर तरीके से शब्दों को पिरोया है, इतनी सुंदर भाषा का इस्तेमाल किया है। पर उस समय वो बुक पढ़ने के बाद इंग्लिश रीडिंग थी। इंग्लिश रीडिंग थी, और मैंने महातार बाबा जी की भी उसके अंदर फ़ोटो देखी, तो उससे भी बहुत सारा अट्रैक्शन हुआ मेरे को। और मैंने अंत में ये भी पढ़ा कि जब कोई इस बुक को, किताब को ख़त्म करता है, तो बाबा जी उसे खुद मिलने के लिए आते हैं, उसको दर्शन देने के लिए आते हैं। तो फिलहाल वो बात वहीं पर रह गई। पर जब मैं आगे बढ़ा, ध्यान करने लगा, तो फिर ये किताब वापस से मेरी तरफ आई, और मुझे लगता है कि मैंने तब उसे एक अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ा, एक अलग दृष्टिकोण से उसको जानने का प्रयास करा। और सबसे पहली किताब तो यही रही, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। और उसके बाद और भी बहुत सारी जैसे बुक्स आई, जैसे लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स आई, और उसके अलावा लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड आई, इसके अलावा एकार्ट टॉल की बहुत सारी किताबें आईं। तो इन्हीं किताबों को आगे पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे फिर हम आगे बढ़ते रहे। जी तो आपने एक पुस्तक लिखी है जी सुंदरम स्पीक्स, जी उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और उसमें क्या ज्ञान है, आप हमें बताइए। जी। तो सुंदरम स्पीक्स, अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि सुंदरम कौन है। तो सुंदरम एक्चुअली क्या है, हमारी आत्मा, क्योंकि हमारी आत्मा सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, हमारी आत्मा ही सबसे बड़ा सुंदर स्वरूप है। तो जब हम अपनी आत्मा से बात करते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, तो वो हमारी उससे वार्तालाप बन जाती है। और वही वार्तालाप मैंने, जो मेरी अपनी आत्मा से हुई, जो मैंने उसको समझा, जो उसने मुझे समझाया, तो मैंने उसको उस किताब का रूप दिया। तो 2018 में मैं एक ट्रेनिंग के लिए गया था, डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी के पास था मैं। तो वहाँ पे हमारा एक लाइफ बिटवीन लाइफ ट्रेनिंग होता है। उस ट्रेनिंग के अंदर सर ने मुझे एक सेशन दिया, क्योंकि जब ट्रेन करते हैं तो हम किसी के ऊपर पहले आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं, फिर आपको मौका मिलता है किसी पर करने का, इसी से प्रैक्टिस करते हैं हम। तो सर ने मेरे पर वो सेशन सबको करके दिखाया। तो उस सेशन के दौरान मुझे एक बहुत डीप स्टेट में जाकर मुझे इस एनर्जी से कनेक्शन फील हुआ। और जब मुझे पूछा गया कि इसका नाम क्या है, तो मेरे अंदर से अपने आप ही ये सुंदरम नाम उठा। उस दिन सर ने भी मुझे कहा कि आपको किताब लिखनी चाहिए, कीप नोटिंग डाउन। उस वक़्त भी जब उन्होंने मेरे को कहा कि नोट करते रहो, तब भी मेरे को आया कि किताब बन सकती है। तो मेरे को इतना वो नहीं था, पर मैंने अपने काम को जारी रखा। तो मैं हर दिन सुबह उठता था, लगभग 4 बजे उठता था, और ध्यान करता था, और उस एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करता था। फिर ध्यान के अंत में जो भी मुझे इंसाइट्स आते थे, मैं उसको लिखने की कोशिश करता था। एक बार क्या हुआ, मैं आंखें बंद करके लिखने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे को अपने अंदर से आ रही थी, तो मैं आंखें बंद करके लिख रहा था। लिखते लिखते एक समय ऐसा आया जब अंदर से आवाज़ आई, उसी आवाज़ से, कि पेन ख़त्म हो गया। मैंने उसको नकारा कर दिया, और मैं लिखता गया, और 4 पेज उसके बाद लिख दिए। जब मैंने आंखें खोली, तो मैंने देखा कि जिस समय में वो बोला गया था, वहाँ पे वो पेन रुक चुका था। उसके बाद मैंने कुछ लिखा ही नहीं था। तो फिर मेरा इस पे भी भरोसा बैठ गया कि देखो, आत्मा से ऐसा नहीं है कि कोई दुर्लभ ही व्यक्ति, कोई साधु संत ही बात कर सकता, हम भी कर सकते हैं। हम सब में भी वही आत्मा दिव्य विद्यमान है जो बाकी सब में है। तो जब वहाँ से मेरा कनेक्शन बैठा, तो मैंने रेगुलर उस चीज़ से कनेक्ट करना शुरू किया। मुझे याद है कि 4 बजे जब मैं उठता था, उठने से पहले ही हमारे जैसे फ्लोर, हमारा टिम्बर फ्लोर था, लकड़ी का फ्लोर था हमारे बेडरूम में, तो कुछ गिरता है तो उसके ऊपर ज़्यादा आवाज़ आती है। तो वो 3:55 पे ही जैसे कोई पेन गिर जाएगा, कुछ और गिर जाएगा, कि आवाज़ पहले ही आ जाती थी कि तुम अब उठने का समय हो गया, उठ जाओ। तो ये संदेश जैसे आत्मा से ये संकेत मिलने लगे, तो मुझे लगा कि मुझे इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैंने कंटिन्यू करता गया, लिखता गया जो भी आया। फिर एक समय ऐसा आया जब मुझे उसने कहा, सुंदरम ने कहा कि अब किताब आनी चाहिए। तब मेरे को करते हुए 9 महीने हो चुके थे। तो जैसे 9 महीने
माँ पेट में बच्चे को रखती है और फिर 9 महीने के बाद जन्म देती है, तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि वो 9 महीने मैंने अपने लिए निकाले, उस एनर्जी से कनेक्शन बनाया और फिर वो किताब अपने आप बनी। हालांकि मुझे किताब का कोई अनुभव नहीं है, मुझे इतना कोई नॉलेज नहीं है कि किताब कैसे लिखते हैं, उसका कंटेंट्स कैसे होने चाहिए, पर जो जो मेरे को लिखवाया गया वो अपने आप ही उस तरीके में उस किताब में अपने आप ही इतने अच्छे ढंग तरीके से सेट हो गया कि मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। और फिर वो किताब मैंने पत्री सर को दी, पत्री सर ने उसको पढ़ी, तो सर ने 2 दिन में उस किताब को पढ़ दिया। और सर इजिप्ट में थे उस समय, तो उनका एक मैसेज मेरे को व्हाट्सएप पे सर ने लिख के भेजा हुआ था कि ग्रेट बुक। तो जब मेरे को वो, और बहुत लंबा मैसेज था, पर वो जो शब्द थे उससे कॉन्फिडेंस बन गया। क्योंकि देखिए, जब गुरु किसी चीज़ को प्रोत्साहित करता है तो आपको अपने आप ही आपका जो प्रोत्साहन, जो आपके अंदर मोटिवेशन होती है वो बढ़ जाती है। तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर डॉक्टर न्यूटन ने भी पढ़ी वो किताब और सर ने भी वैसा वो दिया। फिर मुझे हो गया कि अब ये किताब को दुनिया ले सकती है, अब ले लेगी और हो जाएगा। तो बस उसी से ही फिर जो लोग जुड़ने थे, जिसने एडिट करना था बुक, मेरी जो बुक की एडिटर भी थी वो भी यूएस से थी, तो वो एक एथीस्ट थी, मतलब कि उनका दूर दूर तक स्पिरिचुअलिटी से कोई नाता नहीं था, पर क्योंकि वो प्रोफेशनल थी और उनको एडिटिंग का ज्ञान था, तो उन्होंने उस बुक को पिक किया। और अंत में उन्होंने मुझे एक नोट लिख के भेजा कि मैं ऐसी किताबें पढ़ती नहीं हूँ, पर मैंने इस बुक को उठाया और मैंने तभी रखा जब मेरी पूरी हो गई, खत्म हो गई। और फिर उन्होंने अपनी लाइफ की स्टोरी भी लिखी। नहीं तो वो मुझे क्यों लिखेंगी, क्योंकि हम कभी मिले नहीं, कभी जूम पे कभी बात हुई कि हाँ आप मेरी किताब कर दीजिए, बस इतना ही। फिर जो हमारी जो एडिटर थी, उन्होंने मेरे को 2 महीने के बाद जब बुक एडिट करके दी, तो उन्होंने अपना एक पर्सनल मुझे फीडबैक लिख कर भेजा। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी लाइब्रेरी में जाती और बुक शेल्फ पर मुझे ये बुक दिखती, सुंदरम स्पीक्स दिखती, तो मैं पिक नहीं करती, पर अब जब मैं इसे पढ़ रही हूँ तो मुझे अब समझ आता है कि ये मेरे जीवन के जो प्रश्न हैं उनका जवाब कैसे वहाँ से मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो उनका भी फेथ था जो परम शक्ति पर, तो वो उस किताब के माध्यम से उनका कहीं ना कहीं बना। तो मुझे लगा कि जब इन अथॉरिटीज़ से आने लगा फीडबैक, क्योंकि पत्री सर ने भी कहा, न्यूटन सर ने भी उसे गो हेड दिया और फिर एडिटर को भी ओके हो गया, तो फिर अब किताब रेडी थी सबके समक्ष आने के लिए। और ये किताब आपके पति सर के माध्यम से ही रिलीज हुई। 11 अक्टूबर 2019 को डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी ने दिल्ली में इसका विमोचन किया, और 12 अक्टूबर 2019 को पत्री जी ने ऋषिकेश महायोग ध्यान कुंभ में उसका विमोचन किया। हाँ, बहुत अच्छा है। हमें ये किताब मैंने भी पढ़ी है। जब आपने वहाँ हमें दी थी तो उस पीरियड में मैं न्यूजीलैंड में थी जी। तो मैंने ये किताब जब पढ़ रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे अंदर से कुछ प्रभाव हो रहा है, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके जो लास्ट में आपने प्रश्न दिए हैं अपने को कि भी आप अपने को पूछ सकते हो कि मैं किस स्थिति पे हूँ, तो बहुत अच्छी वो बुक है। और जैसा कि एडिटर मैम ने भी बोल दिया कि इस किताब को पढ़ने से आप उनको बहुत बेनिफिट हुआ है, तो आपकी ये किताब निश्चय ही जो भी पढ़ेगा जी उसको अपने जीवन में परिवर्तन लाने में आसानी होगी, समझने में अपनी, जिसको हमने समझना है, जिसको हमने कभी आज तक समझा नहीं आत्मा को, उसको समझने में हमें बहुत आसानी पड़ेगी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ और है इसमें कि हम जो एनर्जीज करते रहते हैं उसकी जो फीलिंग है वो कैसी होती है जी, उसका अनुभव इस पुस्तक के माध्यम से बनेगा, क्योंकि उस पुस्तक में सभी की एनर्जीज इन्वॉल्व हैं। जी। तो बहुत ही अच्छी और डेप्थ की क्लास ये बुक है। तो ये बुक हमें अवेलेबल कहाँ पर है? जी, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, तो अमेज़ॉन के माध्यम से हम इसे खरीद सकते हैं, इस बुक को खरीद सकते हैं। जी। हितेश जी, हमें आपने
बुक्स भी पढ़ी भी, अभी आपको लिखने का भी एक्सपीरियंस हो गया, उसके आगे आपका जीवन और भी एक श्रृंखला है कि आपने लोगों को भी अनुभव कराना शुरू कर दिया कि तुम आत्मा हो, उसका अनुभव करिए। जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए। मैं ये नहीं सोचता कि मैं कुछ करवाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता। पर हाँ, ये ज़रूर है कि अपने जीवन को, जीवन के हर पक्ष को, जीवन के हर पहलू को हम खुशी खुशी जीने का प्रयास करते हैं। ये हम करने का कोशिश करते हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उसको खुशी खुशी जीना है। क्योंकि जब हम ऐसा कुछ करने लग जाते हैं तो सृष्टि क्या करती है, आपको अपने तक बद्ध नहीं रखती है। आपके इर्द गिर्द के लोगों को, आसपास समाज के लोगों को आपकी तरफ लाने लगती है, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा है जिससे उनका भी कहीं ना कहीं एक रास्ता बन सकता है। तो आई थिंक अगर हम खुद पर अपना ध्यान रखते हैं, खुद को जानते हैं, हर काम को प्रेजेंट मोमेंट में रहकर खुशी खुशी पूरे अपनी श्रद्धा भाव से, अपनी पूरी एनर्जी से, शक्ति के साथ उसको करते हैं, उसे करते हैं, तो क्या होता है, फिर सारी शक्तियाँ आपके साथ सम्मिलित हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। फिर आपका होना ही सेवा है। आपको कुछ तो करना नहीं। मतलब आपका कनेक्शन परम शक्ति के साथ हो गया, जी, एक फ्लो के जी, साथ हो चुका है, जी, जो आपको माध्यम बना रहा है जी, अपनी शक्ति को फ्लो करने के जी, लिए। जी, जी, जी। तो इसमें और लोगों का क्या अनुभव रहा, क्या हम उनके बारे में कुछ और जान सकते हैं? जैसे आप लोगों को और लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, बताते हैं, उन लोगों के क्या अनुभव होते हैं? तो देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई संघर्ष रहता है, कोई स्ट्रेस रहता है, तनाव है, या एक मेंटल अवस्था, हमारी मनोस्थिति, कोई बिलीफ सिस्टम बना हुआ है। जब हम किसी के साथ काम करते हैं, हम केवल यही हमारा उद्देश्य रहता है कि वो अपने प्रति सीरियस होकर काम करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अपने आप को जानना वो काम नहीं है कि आप बाजार गए, कुछ खा के वापस आ गए, ले आए चीज़। नहीं, ऐसे नहीं। आपको सीरियसली उस पे, जैसे हम रोज़ नहाते हैं, है ना, रोज़ सोते हैं, रोज़ खाते हैं, उसको रोज़ दिनचर्या में रखना है, आपके आचरण में होनी चाहिए, आपके लाइफस्टाइल में अपने आप को जानने का एक वो होना चाहिए, इच्छुक रहना चाहिए, हर क्षण हर पल हम सीखते रहें, जिज्ञासा रहनी चाहिए। जी। जब हम आत्मा को जानने की जिज्ञासा रखेंगे, तब हमारे आचरण में आत्मा का पोटेंशियल सामने आ जाएगा, आना रहेगा, फिर वो उसी प्रकार से चलेगा। और मुझे लगता है कि इसी टीचिंग को लेकर हम आगे चलते हैं। ये नहीं कि किसी को अपने ऊपर आश्रित करना, ना ही हमें किसी गुरु पर आश्रित रहना है, क्योंकि परम गुरु हमारे अंदर है ना। हमारी श्वास जो है हमारा गुरु है, हमारी आत्मा जो है हमारा परम गुरु है। हमें वहाँ से सब कुछ अपने लिए लेना है। और अगर कोई एक व्यक्ति कर सकता है, कोई एक महान संत कर सकता है, रामकृष्ण परमहंस कर सकते हैं, रमन महर्षि कर सकते हैं, हम सब भी वही कर सकते हैं। केवल सीरियसनेस चाहिए, हमें उस चीज़ के प्रति जिज्ञासा चाहिए और अपने आप को उस चीज़ के प्रति समर्पण होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से, तो हम भी सब कुछ पा सकते हैं। बिल्कुल, हम भी बुद्ध बन सकते हैं। बुद्ध, हम बुद्ध ही हैं, हम केवल भूल गए। अब हमें उस अनुभव को जगाना है, उस अनुभव को पाना है अपने जीवन में, हमें भी उसको महसूस करना है। जी। आपका हितेश जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट एपिसोड चल रहा है पीएमसी हिंदी के चैनल के ऊपर, मृत्यु। जी, हम उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। तो मृत्यु एक श्रृंखला है जिसके ऊपर हम मृत्यु पर बात करते हैं, क्योंकि मृत्यु का विषय जिस पर हम ज़्यादातर लोगों के प्रति डर रहता है, जिसके लिए हम बात नहीं करते हैं। क्योंकि जैसे कोई शुभ कार्य हो, मृत्यु की बात हम अशुभ समझते हैं, मृत्यु को ही अशुभ समझते हैं। ये जो श्रृंखला, मृत्यु श्रृंखला, अंत भी आरंभ भी जिसे बनाया गया है, उसे इसी दृष्टिकोण से बनाया गया है कि जो लोगों का मृत्यु के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है उसमें बदलाव आए। क्योंकि मृत्यु एक द्वार हो सकता है आपको खुद से मिलवाने का। तो इसके अंदर हम कुछ
मृत्यु के बारे में कुछ समझते भी हैं, साथ के साथ उन लोगों के अनुभवों से भी समझते हैं जिन्होंने अपने प्रियजन को खोया, और उनकी मृत्यु से उन्होंने अपने जीवन में क्या बदलाव देखे, क्या रूपांतरण हुआ, और कैसे अपने आप को प्रगति की ओर, खुद की ओर लेकर चल पड़े। तो इसके बारे में हमने मृत्यु के अंदर बात की है। मृत्यु एक जीवन का एक जैसे शुरुआत है, जन्म, तो मृत्यु भी एक पड़ाव है हमें और आगे अपनी जर्नी की तरफ जाने का। तो ये सभी को समझना है हमें कि, और इससे डरना नहीं है, ये भी एक पड़ाव है, एक रास्ता आगे चलने के लिए। तो हम जानेंगे, और कोई इसमें बहुत इम्पोर्टेंट लेसन जो, जैसे कि आपने एपिसोड पूरे बनाए, जो लेसन आपने सीखा या आपने समझा, हम उसके बारे में भी जानेंगे। देखिए, हर अनुभव, मैं आज आपसे भी बात कर रहा हूँ तो जाते हम अपने आत्मा के आचरण में ही हैं कि हम आत्मा है, उसको उस स्तर पे जीना है। तो हर कोई अनुभव, आज आपसे भी बात करना, मृत्यु से भी जो हमने एपिसोड्स किए, ये हमें एक कदम उस अनुभव के और नज़दीक ले जाती है, उसको और अच्छे स्वरूप में उसका दर्शन अपने अंदर बिठाने का प्रयास है। तो यही मृत्यु के एपिसोड से हमने कुछ जाना, मैंने अपने लिए जाना, क्योंकि जब हम वो चीज़ बार बार दोहराते हैं तो अपने अंदर भी वो चीज़ डालते हैं, तो अपने अंदर भी उस चीज़ को कड़ा एक डीप रूट स्पेस में लेकर जाते हैं। और आई थिंक मेरे लिए भी मृत्यु का यही समझना है, क्योंकि जब ये एपिसोड्स बन रहे थे तब पत्री सर ने भी अपना जो भौतिक शरीर था उसे छोड़ा। इनफैक्ट मेरी जो लास्ट मुलाकात थी, जब मैं उनसे लास्ट बार मिला, तो बात भी इसी श्रृंखला पर हुई। तो कहीं ना कहीं हम सबको भी प्रिपेयर किया जाता है और ये जाना जाता है कि हम अगर आत्मा है तो हम आत्मा चलती रहती है। जीवन और मरण क्या है? शरीर का है। शरीर का है। तो जैसे हम रोज़ सोते हैं, रोज़ उठ जाते हैं, तो सोना और उठना अवस्थाएं हैं हमारी, पर हम हैं। वही आत्मा की अवस्था है होना। जो जीवन है वो मरण है, ये सोना और जागना के बराबर है। पर इससे पार भी हम चलते रहेंगे, तो हम चलते ही रहेंगे। और मृत्यु हमें क्या बताती है कि हम आत्मा हैं, हम अमरत्व में हैं, जिसका जन्म नहीं है, जिसकी मृत्यु नहीं है, जिसका निरंतर बहना है। तो इसी जो संदेश है, एक प्रयास है सबके अंदर इसको विकसित करने का, अपने अंदर विकसित करने का, और मृत्यु को एक अच्छे भाव से देखने का, कि उसको अशुभता का प्रतीक ना समझा जाए, उसे एक उदासी का प्रतीक ना समझा जाए। मृत्यु भी एक उत्सव है। जीवन अगर उत्सव है, मृत्यु भी उत्सव है। तो हम जब अपने असली घर में जाते हैं, यहाँ पे अगर हम 50 वर्ष जीते हैं तो हम अपने आत्मीय स्वरूप में कम से कम 500 वर्ष जीते हैं। तो कौन सा घर हमारा सबसे बड़ा हुआ? तो जब हम, ये तो पराया घर है, धरती तो पराया घर है, अपने पराये घर से जब हम जाते हैं तो हमें उदासी से नहीं, उसको उत्सव से विदा करना चाहिए। और यही हमें संतों महामुनियों की जो धरती है भारत, हमें यही सीखने को मिलता है। हमारे जो संत ऋषि महामुनि हैं, कैसे उन्होंने अपने शरीर को त्यागा, कितनी ग्रेसफुली त्यागा, उस अनुभव को भी इतना सुंदर बनाया। फिर चाहे वो ओशो हो, फिर रामकृष्ण परमहंस हो, कोई भी हो, पत्री जी देख लो, अभी हमने पत्री जी का साक्षात हम सब ने अनुभव किया। बिल्कुल, कि किस प्रकार से उत्सव मनाया गया उनके जाने के बिल्कुल। तो इसी तरीके से हम भी अपने जीवन के पहिए को मृत्यु की तरफ जब वो जा रहा है, क्योंकि जिसने शरीर लिया है उसकी मृत्यु होगी। इसके बारे में बात करके बात ना करना मतलब कि वो कबूतर बनना जो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है। तो वो तो होगी, जिसको शरीर मिला है। आपका शरीर सेम नहीं है। कल आप इतने थे, आज आप इतने हो गए, कल आप और वृद्ध होंगे। तो सबके शरीर में बदलाव आएगा, शरीर में आएगा। आत्मा अप्रभावित है, हम अप्रभावित हैं, हम पर इसका कोई असर नहीं है। हम गंगा की तरह बह रहे थे, हैं और बहते रहेंगे। बात अच्छा है। मुझे इसमें एक आपने उत्सव की तरह मनाओ तो एक एपिसोड याद आ रहा है। जी। जीवन में हम देखते हैं
जी। कि एक गणेश उत्सव मनाया जाता है। बिल्कुल। गणेश उत्सव को हम स्थापना करते हैं खुशी खुशी, जैसे जी। कि जन्म होता है जी। तो पूरे परिवार में खुशियाँ आती हैं। जी। और जो बीच का जीवन है उसमें भी चाहे परिस्थितियाँ हों, फिर भी जहाँ उत्सव मनाना होता है मनाते रहते हैं। और जितने दिन भी उनको रखा जाता है, हम कितने प्यार से, हमारे घर में कोई आता है उसको खाना खिलाते हैं, उसको आव भगत करते हैं और खुश रहते हैं। जी। और जो मैंने लास्ट देखा कि जब उनका विसर्जन किया जाता है तो वो विसर्जन भी कितनी खुशी से किया जाता है। बिल्कुल। ढोल ढमाकों के साथ किया जाता है। तो व्हाई नॉट हमारा जो इस शरीर की मृत्यु है उसको भी हम ढोल ढमाकों से क्यों नहीं विदा करें। जी 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 जी। तो आपके इसी से ही कि मृत्यु का एपिसोड हमें गणेश उत्सव भी यही सिखा रहा है। बट हम सिर्फ उसको प्रैक्टिकल में ना, जीवन में ना धार के हम केवल इंजॉय करते हैं उस चीज़ को कि हाँ हमें ये करना है। तो आपका मृत्यु का एपिसोड बहुत अच्छा, लोगों को बहुत शिक्षा देगा कि हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। जो हमारे इस संसार में, इस सृष्टि में हमेशा बताया जाता है कि बच्चों को मृत्यु के बारे में बिल्कुल ना बताया जाए। अगर घर में भी कोई मृत्यु हो गई है तो नहीं बताना चाहिए, कहाँ उनको कहीं छोड़ दो, कहीं कर दो। बट अगर हम उसका साक्षात्कार तभी करवाते हैं तो उनसे उनका फियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हमें बहुत कुछ मिल रहा है आपसे। समय के अभाव के कारण हम और आपसे नहीं जान पाएंगे, और इसलिए हमारा आखिरी प्रश्न है आपसे कि आप हमारे जो श्रोतागण हैं उनको आप बताएंगे, अपना मैसेज देंगे, कीमती क्या मैसेज है? जी देखिए, संदेश तो यही है कि जीवन और अध्यात्म अलग अलग नहीं है ना। आपके अध्यात्म को आपको अपने जीवन में जीना है, अपने परिवार में जीना है, अपने मम्मी पापा, भाई बहन, अपनी वाइफ, उन सबके साथ जीना है, तभी हम पूर्ण हैं। क्योंकि अगर हमारा जन्म अपने परिवार में हुआ है तो उसका कोई अर्थ है। नहीं तो आपको हिमालय पे पैदा होना चाहिए था अगर कोई अर्थ ना होता। तो अगर आप यहाँ पे हैं तो हमें इस धरती पर रहते हुए ही अपने अंदर आत्मीय स्वरूप को जानना है, इसलिए हमने शरीर लिया। तो उसी दृष्टि को हम रखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, और दूसरी चीज़ जो हम अपने लिए ध्यान रख सकते हैं कि कुछ भी करना है तो उसे खुशी खुशी करना है, उसको परमानंद में जाकर, एक जैसे कहते हैं कि आनंदो ब्रह्मा, जो ब्रह्मा है वो हमेशा आनंद की स्थिति में रहते हैं, तभी वो क्रिएट कर पाए। तो अगर आप भी कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो हर चीज़ को आनंद में रहकर करें। हो सकता है कोई चीज़ आपको पसंद ना हो, पर आप खुद को कहिए कि अगर मैं करूँगा तो इसको आनंद में रहकर करूँगा। और अगर आनंद में जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? ध्यान। क्योंकि ध्यान से क्या होता है, आपके अंदर आपकी शक्ति बढ़ती है, आपके अंदर हिम्मत बढ़ती है, करेज आता है एक टफ सिचुएशन में भी खड़े रहने का, उसको खुशी खुशी देखने का। इसी से ही फिर हम अपनी प्रगति करते रहते हैं, और यही आत्मा की यात्रा फिर निरंतर चलती रहती है। कुछ हम अभी सीख रहे हैं, कुछ आगे सीखेंगे, जाके सीखते ही रहेंगे। श्रोतागणों, हमने हितेश जी से बहुत कुछ सीखा, जाना, समझा कैसे हमें हर संघर्ष की परिस्थिति में भी अपने आप को आगे लेके जाना है और उससे सीखना है। कोई बीमारी है तो उससे भी सीखना है। हर क्षण हर पल सीखते रहें और जीवन के हर क्षण हर पल को उत्सव के रूप में मनाते रहें, चाहे वो जन्म है या फिर मृत्यु। तो हम समझते हैं कि हम सब भी इस यात्रा से बहुत कुछ सीखेंगे। आशा करते हैं कि आपके जीवन में भी इस यात्रा के अनुभवों को प्रभाव डालेगा। तो हितेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस एपिसोड में आने के लिए। आपके मार्गदर्शन में आशा करते हैं कि सभी लोग अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। थैंक यू अरुणा जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझे ये मौका देने के लिए कि अपने जीवन के कुछ जो मेरे व्यक्तिगत पल हैं मैं आपसे साझा कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दर्शकों, हमने आत्मा की यात्रा सीरीज़ में
बहुत कुछ समझा और सीखा। आगे भी हम और भी आत्मा की यात्रा आपके साथ लाते रहेंगे, साझा करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ आत्मा की यात्रा श्रृंखला में। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।